मैम अपनी जर्नी के बारे में, जो अपने करियर आपने शुरुआत किया था, हाँ। प्रोफेशनल करियर, उसके बारे में। देखिए, मेरी जो जर्नी है वो, मैं एमएससी पीएचडी जो है वो मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ही है, डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर फिज़िक्स से मैंने किया है। और उसके उपरांत जब मैं वैज्ञानिक बनी, एआरएस दिया, एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट सर्विस, उसके अंतर्गत मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई, करनाल में। तो मैंने कुछ समय तक 95 मिड तक मैंने वहाँ पर मैं कार्यरत थी। वहाँ पर इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग जो संभाग है, डिवीज़न है, उसके अंदर मैं कार्यरत थी। और फिर उसके उपरांत मैंने अपना ट्रांसफ़र जो करवाया वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में करवाया। और मेरा पहला जो ट्रांसफ़र था वो हुआ एनवायरमेंटल साइंस डिवीज़न में एज अ सिमुलेशन मॉडलर। ओके। तो बेसिकली मेरा रोल एज सिमुलेशन मॉडलर था कि जो कृषि में जो हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जी। उनको बनाने के लिए फील्ड स्केल और वाटरशेड स्केल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो होते हैं, स्पेशली जो आपकी लवणीय मिट्टी और जो लवणीय पानी होते हैं, उनको किस तरह, उनका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, डिग्रेडेशन जो हो जाती है जो कृषि में, और उस डिग्रेडेशन के चलते जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाता है, उसको किस तरह से हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम वर्चुअल एग्रीकल्चरल फार्मिंग भी कहते हैं, कि आपने असल में तो जाके लैंड पे अगर आप लवणीय पानी और लवणीय मिट्टी के ऊपर अगर आप खोज करेंगे तो आपको लगभग 5 से लेके 8 साल तक वो आपको आपका जो प्रशिक्षण है वो जारी रखना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट जो होती है लवणीय पानी के साथ किसी भी फसल चक्र में, वो इक्विलिब्रेट होने के लिए मिनिमम आपको 6 से 8 साल लगते हैं। अगर आपकी राइस व्हीट सिस्टम है मान लीजिए, तो और अगर आप राइस को अलग से लेते हैं तो राइस क्योंकि ज़्यादा वाटर डिमांडिंग होता है, तो राइस बेस्ड जो सिस्टम होता है वो 3 साल में इक्विलिब्रेट हो जाता है। अगर भिन्न भिन्न वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को आप टेस्ट करके ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बेस्ट है लवणीय पानी के साथ या लवणीय मिट्टी में राइस सिस्टम, तो वो लगभग 3 साल के बाद सिस्टम इक्विलिब्रेट होने के बाद उनमें डिफरेंस जो होता है वो सस्टेनेबल डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म तक फिर वो वैसा ही डिफरेंस रहता है। अगर इसी शोध को अगर आप 2 साल में ख़त्म कर देंगे तो आपको वो करेक्ट पिक्चर नहीं मिलती है। इसी तरह से अगर आप लो वाटर डिमांडिंग क्रॉप मान लीजिए वीट है, वो जब उसमें प्रशिक्षण इन्हीं ऐसे पानियों का या प्रदूषित पानियों का या लवणीय पानियों का जब आप शोध करते हैं, और लवणीय मिट्टियाँ भी होती हैं, तो उस पर आप देखना चाहते हैं कैसा वाटर लैंड मैनेजमेंट या क्रॉप रोटेशन प्लान सस्टेनेबल होगा, जिससे आपको आगे चल के अगले सालों में सस्टेनेबल यील्ड किसान को मिल पाएगी। वो प्रशिक्षण आपको लगातार 8-10 साल तक चलाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम लेते हैं, क्रॉप रोटेशन लेते हैं राइस व्हीट, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रेट 6 साल से पहले नहीं होता है। सो ये हमारा सफ़र रहा वैज्ञानिक सत्र में, और इन सब उपलब्धियों के रहते फिर हमें नेशनल फेलो अवार्ड से सुसज्जित किया गया। गवर्नमेंट ने हमें एक नेशनल फेलो उपाधि दी, जो कि बिफोर टाइम प्रिंसिपल साइंटिस्ट की उपाधि होती है। सो लगभग 5 साल पहले, अपने मतलब निर्धारित समय से 5 साल पहले हम प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने, और हमें करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट भी दिया गया, और उस साथ में स्टाफ पीए सब दिए जाते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी उपलब्धि मानी जाती है हमारी कृषि वर्ल्ड में। और उसी वजह से फिर जब हमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब परियोजना निदेशक की भी उपाधि फ्यूचर में फिर उपलब्ध हुआ, इन सभी उपलब्धियों की वजह से। सो ये मेरा
संक्षिप्त में ये सफ़र था। लेकिन मैम प्रेजेंट में भी आप जिस तरह से 2 पोस्ट देख रहे हैं, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं और आईआरआई के डायरेक्टर भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों पोस्ट को? ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो परियोजना निदेशिका जो जल प्रौद्योगिकी के केंद्र है वो आईआरआई के अंदर ही स्थित है। सो थोड़ा सा प्रेशर तो पड़ता है, ये दिन लंबा हो जाता है। 8 घंटे काम करने की जगह आप 11 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल तो है ही है, लेकिन फिर भी ये आराम से हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सिस्टम बनाना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, आपके कोलीग्स को पता होना चाहिए कि आप मॉनिटर कर रहे हो और आप इजी गो नहीं हो। फिर आप अगर नहीं भी मॉनिटर करते हैं तो भी उनको पता है कि मॉनिटर हो सकते हैं, ये सोच के वो काम अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। साथ में जितनी भी डाक होती है, या तो मैं यहाँ आके करती हूँ या वो वहाँ पर आ जाती है, तो थोड़ा सा तो डबल प्रेशर होता ही है, लेकिन इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। मैम आपने आईआरआई से एमएससी और पीएचडी भी वहीं से की है? हाँ जी, एग्रीकल्चर फिजिक्स में। हाँ जी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही मेरी सारी एमएससी पीएचडी है। वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो उसी जगह पे डायरेक्टर बनने का आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर ने मेरे को एक चांस दिया कि जिस माता ने मेरे को पैदा किया उसी को मैं वापस सर्व कर सकूँ। तो एज अ स्टूडेंट जो मैंने इस सिस्टम के अंदर खामियां देखी, मेरी कोशिश रहती है कि वो स्टूडेंट्स को वो सब इन्वायरमेंट मिले जो हमें नहीं मिले। सिमिलरली वैज्ञानिक होने के नाते भी मुझे सिस्टम की सब अंदर की बातें पता है कि एक वैज्ञानिक को क्या संघर्ष है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं और कैसे कैसे नहीं मिलती हैं, और महिला वैज्ञानिक को क्या क्या संघर्ष अलग से करने पड़ते हैं। बिकॉज महिलाओं की, जब मैं महिला वैज्ञानिक थी तब बहुत कम पॉपुलेशन थी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में 2 ही महिलाएं होती थी, तो हमने भी काफ़ी उस दौरान सफरिंग्स की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफरिंग्स में ये नहीं है कि आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना। तो अगर आप फौलाद का सीना रखते हैं तो आप सब कुछ फाड़ फूड़ के सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो चाह होनी चाहिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चाह ही ना हो तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैम हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपको आईआरआई ज्वाइन किए हुए, लेकिन जिस टाइम आपको हैंडओवर किया गया आईआरआई का चार्ज, उस टाइम से लेके अब तक आईआरआई की मतलब अभी कंडीशन क्या है, और आने वाले 5 सालों में और हम किस ऊंचाइयों पे आईआरआई को देख सकते हैं, कुछ थोड़ा बताइए। आईआरआई तो जननी है सारी इंस्टीट्यूशंस की, जितनी भी आप इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, एनसीआईपीएम, एनबीपीजीआर, एनबीएसएस, एनयूपी, आईएसआरआई, और इसके अलावा ये जितनी इर्द गिर्द आप इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, ये प्रोजेनीज हैं आईआरआई की। तो इनको पैदा उत्पन्न आईआरआई जैसे जैसे आकार बड़ा होता गया, ये टूटती गई और ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का रूप लेती गई। तो आईआरआई की जो 110 साल का सफ़र है, बहुत उपलब्धियां आईआरआई ने की हैं। हमारे पूर्व जो डायरेक्टर थे डॉक्टर एच.एस. गुप्ता जी, जिनसे हमने ये पद ग्रहण किया, उन्होंने अपने टेन्योर में 5 साल के टेन्योर में आईआरआई को बहुत कुछ दिया, बहुत समय दिया, बहुत टाइम दिया, बहुत अपलिफ्ट किया, बहुत अपग्रेड किया है। अब हमारा उनके उपरांत जितने भी डायरेक्टर्स आएंगे, इंक्लूडिंग मी, हमने उस चीज़ को सस्टेनेबल रखना है और सस्टेनेबल रखते हुए उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना है, और आईआरआई उस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो टास्क फोर्स है, जो ह्यूमन फोर्स है, वो बेस्ट और इन दी कंट्री है। जैसे हम कहते हैं क्रीम ऑफ द कंट्री है।